अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ओके क्लास, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इंग्लिश एसे। हमने लास्ट क्लास में क्या किया था कि हमने एसे के बारे में इंट्रोडक्शन लिया था, ठीक है, कि एसे के टाइप्स कितनी होती हैं, ठीक है, और एसे को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, ठीक है, एसे के पार्ट्स क्या होते हैं और इनको हम लोग किस तरीके से लेके चलेंगे। ठीक हो गया। अब हम लोग आगे आते हैं ऐसे के फर्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज़ आउटलाइन। ठीक है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि दिस आउटलाइन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश एसे बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस ऑफ योर एसे। ठीक है, एग्जामिनर आपकी आउटलाइन देख के ही आपके ऐसे को डिसाइड कर लेता है, एंड इट इज़ वेरी मच ट्रू बिकॉज आपका जो आउटलाइन है वही बता रही होती है कि ऐसे में मैं ऐसे की शेप क्या होगी। ठीक है, बिकॉज आप आउटलाइन में ही उसको बता देते हो कि आप ऐसे में क्या क्या लिखोगे। ठीक है, अगर आपकी आउटलाइन ही इररिलेवेंट होगी, अगर आपकी आउटलाइन ही इनकोहेरेंट होगी, इसमें लॉजिकल कोहेरेंस नहीं होगी, अगर आपके आउटलाइन के अंदर आर्गूमेंट्स ही इनकम्प्लीट होंगे, अगर आपके आर्गूमेंट्स आउटलाइन के अंदर ही अपनी पूरी सेंस नहीं दे रहे होंगे, या आउटलाइन के अंदर ही आपके जो आर्गूमेंट्स हैं उनमें वो चीज़ नज़र नहीं आएगी कि वो पूरी तरह स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो आ, आपका जो एसे है वो भी इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, आपका ऐसे भी क्या करेगा, इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करेगा। तो वो आउटलाइन से ही डिसाइड कर लेता है कि ये फेल करनी है आउटलाइन, ये ऐसे फेल करना है। ठीक है, क्वाइट पॉसिबल वो आगे पढ़ भी ले, बट हायर चांसेस यही होंगे कि वो आपकी आउटलाइन दे के ही आपको फेल कर देगा। ठीक है, सो एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट वी हैव टू गिव मोर टाइम एंड एनर्जी टू दिस एस्पेक्ट। ठीक है, हम आउटलाइन के ऊपर ज़्यादा टाइम लगाएंगे, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस भी रखेंगे, और एक दफ़ा आपकी आउटलाइन ठीक हो गई तो जो कंट्रोल है वो आपके पास आ जाएगा और आप फिर इजीली उसको टैकल कर सकोगे। ठीक है, एक दफ़ा आपकी आउटलाइन सही होगी तो फिर पीछे ऐसे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। फिर आपका इंट्रो रह जाएगा और बॉडी पैराग्राफ रह जाएंगे। ठीक है, एंड आपके कंक्लूजन रह जाएगा। आपकी जो मेजर चीज़ें हैं वो इसी में ठीक हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल रेलिवेंसी, आपकी कोहेरेंस, आपका आर्गूमेंट को कंप्लीट सेंस देना, आपका आर्गूमेंट क्या स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना, ठीक है, एविडेंसेस देना, हर चीज़ आपकी इसको आउटलाइन में ही ठीक कर देगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये चीज़ें आपके लिए फिर इजी हो जाएंगी। ठीक हो गया। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया कि ये जो हमारा ये जो सेशन है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपको कॉम्प्रिहेंसिवली गाइड कर देते हैं। ठीक है, अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद प्रॉपर आपकी इवैल्यूएशन होती है, और जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया, दिस इज़ अ गेम चेंजर। ठीक है, जो कैंडिडेट इवैल्यूएशन नहीं करवाएगा और सिर्फ गाइडेंस ही लेगा, ठीक है, सिर्फ लेक्चर से सुनेगा, उसको फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, गाइडेंस उसके लिए किसी इस्तेमाल की नहीं रहेगी अगर वो इवैल्यूएशन नहीं करवाएंगे। ठीक है, आपको इस चीज़ का आइडिया तीसरे लेक्चर में भी अच्छा खासा हो जाएगा कि जब हम लोग डिस्कस करेंगे चीज़ें अबाउट के आर्गूमेंट किस तरीके से एग्जैक्ट हिट करना चाहिए, किस तरीके से वो कंप्लीट सेंस देने चाहिए। ठीक है, किस तरीके से उसको जनरलाइज नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, वन वर्ड हेडिंग्स नहीं देनी चाहिए। ये सारी चीज़ें
आपको गाइडेंस में बता दी जाएंगी, बट ये ठीक आपकी तभी होंगी जब आप इसकी इवैल्यूएशन करवाओगे, ठीक है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस में आपकी वो मिस्टेक्स हाईलाइट होंगी, ठीक है। और हाईलाइट कौन करेगा? आपका मेंटोर करेगा, ठीक है, बाय कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। और इवैल्यूएशन के बाद आप उन गलतियों से सीखोगे, और सीखने के बाद आप कोशिश करोगे कि उनको रिवाइज करो, उनको रिपीट ना होने दो, ठीक है। और जब वो रिपीट नहीं होंगी तो दिस इज़ कॉल्ड योर लर्निंग, ठीक है। तो लर्निंग आपकी किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है? सिर्फ आपके इवैल्यूएशन पे एंड आपके प्रैक्टिस के ऊपर, ठीक है। सो आई रिकमेंड यू कि अगर आपने बेशक मेरे लेक्चर्स लेने हैं, बेशक आपने किसी और के लेक्चर लेने हैं, बेशक आपने मुझसे इवैल्यूएशन करवानी है या किसी भी और मेंटोर से, दिस इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, ठीक है। बट रिमेंबर दिस थिंग, आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ठीक है। आपका मेंटोर ऑनेस्टली आपकी गलतियां निकाले बाय रीडिंग ईच वर्ड ऑफ योर असाइनमेंट, ठीक है। एक कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन करे आपकी, ठीक है, आपकी सारी की सारी गलतियां हाईलाइट कर दे, ठीक है। और उसके बाद फिर आपकी क्या ड्यूटी आती है कि आप क्या करो, आप उसको नोट डाउन करो किसी डायरी में। सबसे पहले तो आपने वो गलतियां सीखनी है, मतलब सीखनी है मतलब ये कि आप अंडरस्टैंड होना चाहिए कि मेरी गलती निकली क्या है। अगर आपको गलती समझ नहीं आ रही तो यू कैन आस्क योर मेंटोर टाइम एंड अगेन दैट यू आर अनएबल टू कॉम्प्रिहेंड द मिस्टेक, सो लेट मी नो दिस थिंग अगेन। अपने डाउट्स क्लियर करो, फिर उसको एक डायरी पे लिखो। डायरी पे लिखने के बाद उसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करो, ठीक है। और रिवाइज़ करने के बाद आप ट्राई करो कि नॉट टू रिपीट द मिस्टेक। आप बेशक जितनी मर्ज़ी गलतियां करो, लेकिन कोशिश करो कि गलतियां रिपीट ना हो, ठीक है। ऑब्वियसली रिपीट आपकी होंगी, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि रिपीट ना हो, ठीक है। अगर एक आधी गलती दोबारा रिपीट हो भी जाती है तो उसको भी हम ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अ स्ट्रगल, ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब जब डेली बेसिस पे इवैल्यूएशन होगी तो कवर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आई विल प्रोवाइड यू इन दिस सेशन, आई विल प्रोवाइड यू डेली बेसिस इवैल्यूएशन, ठीक है। मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि मैं आपको लेक्चर दूं एंड आपकी डेली बेसिस पे इवैल्यूएशन करूं, ठीक है। बट एट द सेम टाइम इट इज़ आल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप क्या करो, आप असाइनमेंट्स टाइमली एंड डेली मुझे चेक करवाओ, ठीक हो गया। अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, देन इट इज़ आल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप असाइनमेंट्स टाइमली एंड डेली इवेल्यूएट करवाओ, ठीक हो गया। सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द आउटलाइन स्ट्रक्चर। अच्छा, आउटलाइन के स्ट्रक्चर के बारे में हम एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, ये आपका आउटलाइन का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। आपने इस तरीके से आपने यहाँ पे नंबर देना है ऐसे कि पेपर पे देख के, सपोज यहाँ पे आपने 6 नंबर का ऐसे किया है तो आपने यहाँ पे 6 लिख के और ये स्टेटमेंट आगे लिखनी है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है आउटलाइन की, ठीक है। और यहाँ पे कॉलन लगा के एक लाइन छोड़ के आपने आउटलाइन शुरू कर देनी है। सबसे पहले आपने मेन हेड देना है 1, ठीक है। और यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे देनी है, ठीक है। अब इस हेडिंग के नीचे क्या लिखना है या क्या नहीं लिखना ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा।
अब पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है। इसको आप थोड़ी देर के लिए स्किप कर दो। सेकंड मेन हेड आपने देना है, ठीक है। और ये आ गई सेकंड मेन हेड आपका, ठीक है। दिस इज़ अ मेन हेड। ये भी आपका इंट्रोडक्शन भी आपका मेन हेड था। उसके बाद ये क्या चीज़ें हैं, ये आपकी सब हेडिंग्स हैं, 1 2 3, ये आपकी सब हेडिंग्स आ गई, ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं आगे। उसके बाद आ गया आपका तीसरा मेन हेड, ठीक हो गया। तीसरा मेन हेड आ गया आपका। इसके ये पहला आ गया सब हेडिंग, ठीक है। और ये इसका आ गया एविडेंस, ठीक है। ये क्या है, ये है मेन हेड। ये क्या है, सब हेड। और ये क्या है इसका एविडेंस। क्लियर हो गया। अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि एक आउटलाइन के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया सेकंड मेन हेड, ठीक है। सॉरी, सेकंड सब हेड। ये सेकंड सब हेड किसका है, इस वाले मेन हेड का, ठीक है। और ये क्या आ गया, इसका एविडेंस आ गया, ठीक है। और इस तरह आपके ये जो सब हेडिंग है, इसको हम एक और वर्ड यूज़ करेंगे इसके लिए, आर्गूमेंट, ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ की समझ ना आए, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक हो गया। व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको दे देता हूँ। अच्छा, ये स्टार्टिंग में भी लिखा हुआ था, दिस इज़ 0320 670 9386, ठीक है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके। उसके बाद ये ऐसे हम इसको आगे लेके चलते रहेंगे, ये 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 10 इसके आगे आर्गूमेंट्स, फिर मेन हेड आ गया, फिर इसके आर्गूमेंट्स आ गए, ठीक है। इसी तरह हम इसको लेके चलते रहेंगे। अब ये देखें, ये था मेन हेड, ये देखिए, ये सब हेड, ये आर्गूमेंट और ये एविडेंस। आपकी अलाइनमेंट इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक हो गया। इस तरीके से आपकी अलाइनमेंट होनी चाहिए कि मेन हेड इस तरह आए, ठीक है। उसके बाद सब हेडिंग या आर्गूमेंट आ जाए, और उसके बाद आपका एविडेंस आ जाए, ठीक हो गया। हम इस आउटलाइन को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें ये स्टेटमेंट क्या दी गई थी, एआई कैन बी द सेवियर ऑफ ह्यूमन रेस, कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी नस्ल को बचा सकता है, उसके लिए सेवियर साबित हो सकता है कि नहीं, ठीक है। सेवियर मतलब जो बचा सके, ठीक है। इंट्रोडक्शन हमने लिख लिया, हेडिंग दे दी। इसका मतलब यह है कि हम अपने एसे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मेन हेडिंग क्या आ गई, मेन हेडिंग आपकी आ गई कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है, एन ओवरव्यू, ठीक है। ओवरव्यू। अब आप ये देखें कि ये आपसे पूछा नहीं गया, आपसे क्या पूछा गया है
कि एआई इंसान को बचा सकता है कि नहीं, इंसानी नस्ल को बचा सकता है कि नहीं। बट आप क्या बता रहे हो, आप ये बता रहे हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है। तो ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी हेडिंग। ठीक हो गया। वो चीज़ जो आपसे एग्जामिनर ने डायरेक्टली नहीं पूछी, बट आपको ये लग रहा है कि इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ये चीज़ बताना ज़रूरी है, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा बताओगे, ठीक है। और उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी हेडिंग, सेकेंडरी मेन हेडिंग आप बेशक इसको कह लो, ठीक है। और आपने ये बहुत ज़्यादा नहीं लिखनी, ये ना हो कि आपका जो 40% 50% ऐसे है वो इसके ऊपर ही चले जाए, ठीक है। अपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि एक हेडिंग दें या मैक्सिमम 2 हेडिंग दें, इससे ज़्यादा नहीं देनी आपने। ठीक हो गया। उसके बाद आप आ जाएंगे नीचे। उसके बाद आपकी क्या हेडिंग आ गई, ये वाली, किस तरीके से वेज एआई कैन बी द सेवियर ऑफ ह्यूमन रेस। अब ये क्या थी, आपकी क्यूरी थी, जो आपसे एग्जामिनर ने पूछा है, ये वो चीज़ है, ठीक है। दिस इज़ द क्यूरी, ये आपसे एग्जामिनर ने पूछा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी हेडिंग। ये एग्जामिनर ने आपसे एक्चुअली पूछी है और इसकी बेस पे वो डिसाइड करेगा कि आपके आर्गूमेंट्स रेलिवेंट हैं कि नहीं, ठीक है। आपने रेलिवेंसी का ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। रेलिवेंसी क्या होती है कि जो चीज़ आपसे पूछी गई है आप वो बता रहे हो कि नहीं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ कि हमने फैसलाबाद से लाहौर कैसे जाना है, ठीक है। और आप मुझे ये बताना शुरू कर दो कि फैसलाबाद और लाहौर का डिस्टेंस इतना है, और फैसलाबाद के लोग भी अच्छे हैं, लाहौर के लोग ज़िंदा दिल हैं, ठीक है। आप लाहौर जाओगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। सो बट मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं है ये चीज़ें, मैंने तो आपसे पूछा है कि हम किस तरीके से जाएंगे। आप मुझे बता सकते हो कि सर आप मोटरवे के थ्रू जा सकते हो, ठीक है। आप डेवो स्टेशन जाके टिकट लें, बस में बैठ जाएं लाहौर वाली, और वो आपको डायरेक्टली लाहौर ले जाएगी, ठीक है। सो आपने रेलिवेंट रहना है, ठीक है। आपने इधर उधर की बातें नहीं करनी, जो आपसे पूछा है आपने वो बताना है। अब जैसे ये देखें किस तरीके से एआई ह्यूमन रेस की सेवियर है, ठीक है। तो इसमें क्या आप बता सकते हो कि एआई जो है ना वो हेल्थ केयर सिस्टम को एफिशिएंट बना रही है, जिससे क्या होगा कि हम इंसानी नस्ल की जो प्रोटेक्शन कर सकेंगे बायोलॉजिकली, ठीक हो गया। और ये आपने उसका एविडेंस दे दिया, ठीक हो गया। अच्छा क्लास, ये जो आउटलाइन है ना ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है। इसमें मिस्टेक्स एग्जिस्ट कर सकती हैं, आपने ये नहीं समझना कि ये 100% एक्यूरेट है। दिस इज़ जस्ट फॉर अ काइंड ऑफ एग्जांपल, जिससे आपको चीज़ें बेसिकली समझाई जा सकें, ठीक है। तो ये आपने बता दिया, ठीक है। ये आपका आर्गुमेंट हो गया, ये आपका क्या हो गया, आर्गुमेंट हो गया। और ये आपने एविडेंस दे दिया कि आईबीएम में कंपनी है, ठीक है। उन्होंने वेट्सन डायग्नोस्टिक उन्होंने क्या किया कि कैंसर के लिए एक मॉडल बनाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसकी एक्यूरेसी 97% थी, ठीक है। इसका नाम क्या था, वेटसन। और इसने क्या किया कि कैंसर की जो डिटेक्शन थी वो 97% मोर एक्यूरेटली की, ठीक है। तो ये चीज़ क्या इंडिकेट कर रही है कि एआई जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम को ज़्यादा एफिशिएंट बना रही है, जिससे क्या होगा, हमारी ह्यूमन रेस को बचाया जा सकेगा, या उसको एआई उसके लिए सेवियर साबित होगी, ठीक हो गया।
ओके क्लास, आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप याद रखें कि जो मैंने आपको रेलिवेंसी बताई, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट इन आउटलाइन मेकिंग एंड एसे राइटिंग। ठीक है, आपके 95% जो एसेज हैं वो इसी बेस पे फेल होते हैं कि आपकी रेलिवेंसी ही नहीं होती। ठीक हो गया। रेलिवेंसी को चेक करने का एक और मेथड है, आपका ये जो आर्गूमेंट है ये। ठीक है, अगर आप अपनी इसको छुपा लो, इस मेन हेडिंग को छुपा लो, ठीक है, और ये आर्गुमेंट को आप बाहर ले आओ सेपरेट, ना आपको एविडेंस पता है ना आपको मेन हेडिंग पता है, आपको क्या पता है, जस्ट आपको ये पता है, दिस थिंग। अब क्या इसको देखते हुए आप जो स्टेटमेंट ऊपर हमने लिखी थी उसको अप्रोच कर सकती हो कि नहीं? ठीक है, ये जो हमने ये जो हेड स्टेटमेंट लिखी थी ये इसको बता सकती है कि नहीं? ठीक है, अगर तो आपको ये इंडिकेट करवा दे आपकी जो सॉरी ये आपकी ये जो स्टेटमेंट है ये आपको इंडिकेट करवा दे कि मेरी स्टेटमेंट क्या है, तो इसका मतलब है कि आपका आर्गुमेंट ठीक है। अब ये देखें, एआई इज़ मेकिंग द हेल्थ केयर सिस्टम मोर एफिशिएंट। अब आपने कैसे इसको पहचानना है? आपने इस तरीके से पहचानना है कि क्या हेल्थ केयर सिस्टम के एफिशिएंट होने से ह्यूमैनिटी सेफ होगी कि नहीं? ठीक है, क्या आपके हेल्थ केयर सिस्टम के एफिशिएंट होने से एआई ह्यूमैनिटी के लिए सेवियर साबित होगी कि नहीं? एंड इट इज़ एन ऑब्वियस थिंग कि यस होगी। अगर हमारा हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा होगा, हम बेहतर डिजीज़ को ट्रीट कर सकेंगे, तो हमारी नस्ल बचेगी। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ये आर्गुमेंट रेलिवेंट है। अगर आप कंफ्यूज हो जाओ या आपको समझ ही ना आए कि इस आर्गुमेंट की बेस पे आपकी स्टेटमेंट क्या है, तो इसका मतलब है कि आपका आर्गुमेंट रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा, आपने वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। बाकी आपने परेशान नहीं होना, ये सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग हम लोग इवेल्युएशन में करेंगे, हम इसको कम्प्लीटली रिटर्न प्रैक्टिस में करेंगे। जब आप डेली बेस पे मुझे रिटर्न प्रैक्टिस करके असाइनमेंट्स के फॉर्म में चेक करवाओगे ऑन डेली बेसिस, ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, आपने घबराना नहीं है। ठीक है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और आपका ऐसे जो है वो ऐसे प्रेसी वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह आप एक्सपर्ट हो जाओगे। ओके, इसी तरह आपको समझ आ गई, ये आपका क्या आ गया, मेन हेड, ये आपका आर्गुमेंट आ गया, और ये आपका एविडेंस आ गया। ठीक है, ये सारे आर्गुमेंट्स उसी तरह के ही हैं सारे। अब नीचे आ जाएं आप। अब ये दोबारा एक हेडिंग आ गई, एंड दैट इज़ कि किस तरीके से कॉरपोरेट माफिया जो है वो आपके डाटा को मिसमैनेज कर रहा है, इस टेक्नोलॉजी को मिसमैनेज कर रहा है, और वो किस तरीके से वो किस तरीके से ब्लॉक कर रहा है कि एआई इंसानों के लिए, ह्यूमन रेस के लिए सेवियर साबित ना हो। ठीक है, एक्चुअली तो एआई के जो यूजेस हैं वो ह्यूमन रेस के लिए सेवियर हैं, लेकिन किस तरीके से जो ये कॉरपोरेट माफिया है, हाउ इट इज़ प्लेइंग इट्स रोल के जो एआई है वो इंसानों को नुकसान पहुंचाए। ठीक है,
तो ये चीज़ जो है ना, ये जो स्टेटमेंट, ये जो हेडिंग है, इसको भी हम लोग कहेंगे सेकेंडरी हेडिंग। ये आपसे पूछी नहीं गई थी, बट आपको ये फील हुआ कि अगर मैं टॉपिक को इतने इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये जो पॉइंट है ये भी एग्जामिनर को बताना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, हम इसके ऊपर कोई 7 से 8 आर्गूमेंट्स नहीं बनाएंगे, इसके ऊपर हम लोग मैक्सिमम 3 से 4 बनाएंगे, ठीक है। बल्कि 4 भी आप ना बनाएं, आप 3 ही बना दें इनफ में, ठीक है। अच्छा, जैसे ये देखें, ये कह रहे हैं कि एक्सट्रीम स्टेट सर्वेलेंस लीडिंग टू प्राइवेसी वायलेशंस। एआई की बेस पे आपको पता है कि एआई की बेस पे क्या हो रही है आजकल, कैमरा से सर्वेलेंस हो रही है, ठीक है। और वो जो सर्वेलेंस हो रही है वो क्या कर रही है, वो आपकी प्राइवेसी की वायलेशन कर रही है, जैसे चाइना में हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि लॉन्गर रन में ये इंसानियत के, ह्यूमन फ्रीडम के, ह्यूमन प्राइवेसी के अगेंस्ट चीज़ है, ठीक है। तो ये एआई की बेस पे हो रही है, क्लियर। क्योंकि ये जो बड़े बड़े जाइंट्स होते हैं, स्टेट या एमएनसीज, ये आपके डाटा को मैनिपुलेट करके, डाटा को यूज़ करके आपके ऊपर सर्वेलेंस करते हैं, ठीक हो गया। तो ये ह्यूमन प्राइवेसी को इन्वेड कर रही है। जैसे व्हाट्सएप है, तो इसमें आप बेशक व्हाट्सएप आपकी बंद है, ठीक है, आपका मोबाइल भी बंद है, मतलब आप कुछ यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, बट आप कोई बोल रहे हो कि यार मैंने ये चीज़ परचेज़ करनी है, एंड विद इन 2 मिनट्स अगर आप कोई सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हो, फेसबुक और टिकटॉक और एनीथिंग, तो यूट्यूब, तो आपको उसकी एड्स आना शुरू हो जाएंगी उसी चीज़ की, ठीक है, विद इन फ्यू मिनट्स। एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ कि आपका जो डाटा है, जो आप बोल रहे हो, वो डाटा उनके पास जा रहा है और वो एआई के सिस्टम्स के थ्रू होता हुआ उन तक पहुंच रहा है, और वो उसको प्रोसेस करके, मतलब एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजार के उसको उस डाटा को आपको ऐड शो करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपने तो उनको कहा ही नहीं कि भाई मेरी जो वॉइस है वो उसको एक्सेस करो, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप का वो जो माइक है उसको बंद भी कर दोगे, स्टिल दे कैन एक्सेस योर डाटा, ठीक है। या जो आपका वैसे ही आप किसी को टेक्स्ट करते हो कि यार मैंने ये चीज़ परचेज़ करनी है या ये चीज़ मैंने लेनी है, तो उसका तो आपने उनको राइट नहीं ना दिया कि आपका जो डाटा है वो यूज़ कर सकें, बट स्टिल दे आर यूजिंग योर डाटा, ठीक है। सो वो जो चीज़ है वो गलत है, वो प्राइवेसी की वायलेशन है, ठीक है। तो इस तरह की, ये इस तरह के जो चीज़ें हैं ना, ये भी आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका वंस अगेन ये क्या आ गया, आपका मेन हेड, और ये आपके क्या आ गए, आर्गूमेंट्स, और ये आपके एविडेंस आ गए, ठीक है। ये चाइना वाली एग्जांपल आपकी एविडेंस पे आ गई। अच्छा क्लास, एक बात आपने याद रखनी है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और मैं डेली बेस पे इवैल्यूएशंस करता हूँ, और ये चीज़ बहुत कॉमन है, स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, वो ये करते हैं कि वो एविडेंस और आर्गुमेंट में डिफरेंस ही नहीं कर पाते। ये क्या आ गया आपका आर्गुमेंट, और ये आपका, ये क्या आ गया, ये आ गया आपका एविडेंस, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे जनरल बात की जा रही है, ठीक है, मतलब इसमें ये बात की जा रही है कि आपकी सर्वेलेंस हो रही है और प्राइवेसी वायलेशन हो रही है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक बात की जा रही है कि एग्जांपल दी जा रही है ऑफ एक खास प्रॉपर नाउन यूज़ करके, ठीक है। प्रॉपर नाउन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉमन नाउन है, आप इस फार्मूले से भी याद रख सकते हो। यहाँ पर मोस्टली कॉमन नाउन यूज़ किए जाएंगे, ठीक है, इन मोस्ट केसेस। जैसे स्टेट है, ठीक है, स्टेट सर्वेलेंस कर रही है, प्राइवेसी वायलेशन कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, इधर प्रॉपर नाउन यूज़ किया जाएगा, प्रॉपर नाउन, ठीक है। एविडेंस में प्रॉपर नाउन यूज़ किया जाएगा और आर्गुमेंट में कॉमन नाउन यूज़ किया जाएगा। अब मोस्टली एस्पायरेंट्स क्या करते हैं कि वो लिख क्या रहे होते हैं,
वो लिख रहे होते हैं आर्गुमेंट, ठीक है, और वो अंदर चाइना की बात कर देंगे यहाँ पर ही, ठीक है, और नीचे एविडेंस किसी और चीज़ का दे देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। आपने पहले क्या देना है, पहले देना है आपने आर्गुमेंट, और फिर उस आर्गुमेंट को प्रूव करने के लिए आपने सिंपली एविडेंस दे देना है, ठीक है। ये बेसिक गाइडेंस है। इन्हीं रीजंस की वजह से आप कैसे फेल हो जाता है जब आप इस तरह की मिस्टेक्स करते हो, ठीक है। और जब आप इन्हीं चीज़ों को बस सिंपली लेके चलो एक सिस्टमाइज तरीके से, ठीक है, तो आपका ऐसे इंशाल्लाह पास हो जाएगा। ठीक हो गया। आपने आर्गुमेंट देना है और आर्गुमेंट को प्रूव करने के लिए एविडेंस दे देना है, ठीक है। और एंड पे आपने कंक्लूजन की हेडिंग दे देनी है, ठीक है। अब आते हैं इस चीज़ के ऊपर जो मैंने आपको कहा था कि इंट्रो के बारे में। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं वो ये कहते हैं कि सर हमें तो ये बताया गया है कि इंट्रो के नीचे आपने थीसिस स्टेटमेंट देनी है, ठीक है, या फिर इसके नीचे आपने कुछ पॉइंट्स देने हैं कि आप इंट्रो में क्या बताओगे, ठीक है। एक्चुअली वो भी चीज़ गलत नहीं है, आप दे सकते हो, ठीक है, बट मैं आपको ये बताता हूँ कि आप सिंपली क्या करो, आप इंट्रो के नीचे कुछ भी ना लिखो, ठीक है। इंट्रो के नीचे आप कुछ भी ना लिखो, बिकॉज आपके जो आउटलाइन है ना वो बेसिकली ये सारी चीज़ें खुद बता देंगी कि आपका ऐसे किस तरफ जा रहा है, ठीक है। आप खुद से इंट्रो में कुछ भी ना लिखो, नथिंग। ये बिल्कुल एक सेफ़र मेथड है कि आप इंट्रो की हेडिंग के नीचे कुछ भी ना लिखो, आप प्रॉपर इंट्रो बॉडी के अंदर लिखो, प्रॉपर इंट्रो आप बॉडी के अंदर लिखो, और इंट्रो की हेडिंग के नीचे आप कुछ भी ना लिखो, ठीक है। अगर आपने थीसिस स्टेटमेंट देनी है तो वो मैं आपको बताऊंगा आपने किधर देनी है। वो आपने देनी है यहाँ पे, यहाँ पे करके, ठीक है। दिस इज़ द मोर सेफर मेथड, ठीक है। यहाँ पे आपने थीसिस स्टेटमेंट दे देनी है और फिर यहाँ से आपने आउटलाइन उसी तरीके से शुरू कर देनी है, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि ये थीसिस स्टेटमेंट क्या भला है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हम इसको आगे डील करते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो थ्रू व्हाट्सएप मैसेज। ओके, लेट्स कंटिन्यू। हमने आउटलाइन का स्ट्रक्चर देख लिया कि किस तरीके से ये वर्क करती है, ठीक हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए आउटलाइन की, ठीक है। एंड इसकी लेंथ के बारे में ये चीज़ है कि ये वेरी कर सकती है। आपने कोशिश करनी है कि आप एटलीस्ट 16 to 18 आर्गूमेंट्स लाजमी दो अपने एग्जामिनर को, ठीक है। आप 16 से 18 आर्गूमेंट्स लाजमी दो, आप 20 पे भी जा सकते हो कंसिडरिंग कि आप लेंथ मैनेज कर सको, ठीक है। अगर आपकी राइटिंग स्पीड तेज़ है, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा है, तो आप 20 तक भी जा सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि 16 तक तो आप लाजमी जाओ, ठीक हो गया। और हर आर्गूमेंट के साथ आपने एविडेंस लाजमी देना है। और जैसे जैसे आप मुझे रिटन प्रैक्टिस करके इवैल्यूएशन करवाओगे तो आप ये चीज़ें पॉलिश होती जाएंगी कि आपने कितने आर्गूमेंट्स लिखने हैं, एविडेंसेस आपके ठीक जा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, आपके आर्गूमेंट्स रेलिवेंट है कि नहीं, आपकी कोहेरेंस रेलिवेंट है कि नहीं, आपके एविडेंस किस तरह जा चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी रिटन प्रैक्टिस में कवर हो जाएंगी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि आउटलाइन के अंदर थीसिस स्टेटमेंट लिखनी चाहिए कि नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में दो चीज़ें हैं और दोनों बिल्कुल ठीक हैं। आप अपनी आउटलाइन के अंदर, ठीक है, आप अपनी आउटलाइन के अंदर
थीसिस स्टेटमेंट नहीं भी लिख सकते और थीसिस स्टेटमेंट लिख भी सकते हो, ठीक है। अगर आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है तो वो मैंने आपको जगह बता दिया है कि कहाँ पे लिखनी है आउटलाइन के अंदर, ठीक है। वो मैंने आपको जगह बता दी है, वो आपने कहाँ पे लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। वो आपने कहाँ पे लिखनी है, इस जगह पे, ये ब्लॉक है उसके लिए। और अगर आपने नहीं लिखनी तो आप यहाँ से ही अपनी आउटलाइन शुरू करोगे। क्लियर? ये एक बेसिक सी चीज़ थी, सॉरी, ठीक है। अब थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर बात करते हैं कि ये होती क्या है, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट एक्चुअली एग्जामिनर को आपका स्टांस दे देती है, स्टांस पहुंचा देती है, ठीक है। आपका स्टांस है क्या, ठीक है। आप स्टेटमेंट को किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो, किस तरीके से आप स्टेटमेंट को समझ रहे हो, ठीक है। और किस तरीके से आप अपने ऐसे को लेके चलोगे, ये आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट में बता देते हो, ठीक है। ये क्या आ गई आपकी थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। कि आपका स्टांस क्या है और आप अपने स्टेटमेंट के बारे में क्या समझ रहे हो और आप अपने ऐसे को किस तरीके से लेके चलोगे। दिस इज़ कॉल्ड योर थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। आपके लिए ये दोनों मेथड रिकमेंडेड हैं, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुझे स्टांस पहले बताना चाहिए अपने एग्जामिनर को तो आप बता सकते हो। और अगर आपका दिल करे कि नहीं मैंने स्टांस नहीं बताना, मैं अपनी आउटलाइन देता हूँ एग्जामिनर को, ठीक है। वो मेरी आउटलाइन पूरी पढ़े, ठीक है। उसको मेरा स्टांस आउटलाइन के अंदर ही समझ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरी आउटलाइन रेलिवेंट है, कोहेरेंट है, एविडेंस बेस्ड है, ठीक है। तो मैं अपना स्टांस खुद नहीं बता रहा, मैं चाह रहा हूँ कि एग्जामिनर मेरी पूरी आउटलाइन पढ़े, ठीक है। और फिर वो नतीजा अखज़ करे कि मुझे पास करना है कि फ़ेल। तो आप इस मेथडोलॉजी की तरफ जा सकते हो विदाउट थीसिस स्टेटमेंट। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने एग्जामिनर को पहले थीसिस स्टेटमेंट देनी है, मैंने आपने उसको स्टांस बताना है, फिर मैंने आउटलाइन देनी है, ठीक है। ताकि उसको आइडिया हो जाए कि मेरा स्टांस एक्चुअली है क्या, तो फिर आप विद थीसिस स्टेटमेंट जा सकते हो, ठीक है। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं थीसिस स्टेटमेंट की। फॉर एग्जांपल ये आपकी ऐसे की स्टेटमेंट है, ठीक है। कि इज़ वर्ल्ड पीस अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनली ग्लोबल पावर्स, कि जो दुनिया का पीस है क्या वो सिर्फ ग्लोबल पावर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। या फिर जो ग्लोबल पावर्स नहीं हैं, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, क्या उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। क्या अदारों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या इंडिविजुअल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। या सिर्फ जो ग्लोबल पावर्स हैं, बड़े बड़े ममालिक हैं, या क्या सिर्फ उन्हीं ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये जो एस्पायरेंट हैं इन्होंने क्या स्टांस लिया है, ये कहते हैं कि नहीं, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ नॉट जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्लोबल पावर्स, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या लिख रहे हैं, वर्ल्ड पीस इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनली ग्लोबल पावर्स, ठीक है। ये देखें उन्होंने अपना जो स्टांस है वो एक डायरेक्ट वे में लिया है, नॉट कह के, ठीक है। देखें वही पूरी स्टेटमेंट कॉपी की गई है और नॉट ऐड किया गया है ताकि एग्जामिनर को आइडिया हो जाए कि आपका स्टांस क्या है, ठीक है। बट इट इज़ अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑल नेशन स्टेट्स, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि ये तमाम नेशन स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेशक वो डेवलपिंग हैं, नॉन डेवलपिंग हैं, बेशक वो डेमोक्रेटिक हैं, नॉन डेमोक्रेटिक हैं, जो भी हैं, तमाम ममालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वर्ल्ड पीस को मेंटेन करें, ठीक है। और आगे वो लिख रहे हैं कि आल दो सम पीपल बिलीव, वो कहते हैं कि मेरा ये स्टांस है कि इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑल ग्लोबल पावर्स, लेकिन कुछ लोगों का बिलीव है कि
जो ग्लोबल पावर्स है ये सिर्फ उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक हो गया। तो ये आपको इनका स्टांस समझ आ गया। ये थीसिस स्टेटमेंट होती है। ठीक है, पहले डायरेक्ट स्टांस लिया उन्होंने अपना, ठीक है, कि ये इस तरह ये बात नहीं है बल्कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का बिलीव है कि ये सिर्फ वर्ल्ड पीस ग्लोबल पावर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये देखिए, सम पीपल का मतलब है, सम पीपल कहने का मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि ये मेरा स्टांस नहीं है, ये कुछ क्रिटिक्स का स्टांस है। ठीक है, और ये बात हमने आर्गुमेंटेटिव ऐसे जब हमने किया था तो उसमें ये आपको नज़र आई थी। ठीक है, ये चीज़। और ये ऐसे कौन सा है, जिन्होंने पहला लेक्चर लिया था उनको ये आइडिया होगा कि ये किस टाइप कैसे है, आर्गुमेंटेटिव। ओके, क्लास आगे चलते हैं। ठीक है, तो आप विदाउट थीसिस स्टेटमेंट भी लिख सकते हो आउटलाइन, और विद थीसिस स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। और आपको मैंने बता भी दिया कि ये कहाँ पे लिखनी है और कैसे लिखनी है। ठीक है, बाकी चीज़ें आपकी मिस्टेक्स, इसको ज़्यादा मज़ीद पॉलिशिंग ऑब्वियसली इवेल्युएशन में ही होगी। ओके, ये चीज़ आपको क्लियर कर दी गई है। ठीक है, कि एक आउटलाइन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मेन हेडिंग्स, आर्गुमेंट्स और एविडेंस। और हेडिंग्स की दो टाइप्स हैं, प्राइमरी जिसमें आप क्वेरी को हिट करते हो और अपने ऐसे की स्टेटमेंट को डायरेक्टली हिट करते हो। ठीक है, जो आपसे पूछा गया है वो बता रहे होते हो, तो उसको हम लोग क्या कह रहे थे, प्राइमरी। और जो आपसे नहीं पूछा गया बट आपको लगता है कि ये ज़रूरी है ऐसे को एक्सप्लेन करते हुए, तो वो सेकेंडरी हेडिंग में आएगा। ठीक है, और मेन हेडिंग के नीचे जितनी भी चीज़ें आती हैं उसको आर्गुमेंट्स कहते हैं। और हर आर्गुमेंट के नीचे एक एविडेंस आता है जो आपके किसको क्लियर करता है, जो आपके आर्गुमेंट्स को जस्टिफाई करता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा ऑन एविडेंस। ठीक है, कि एविडेंसेस के ऊपर कंप्लीट लेक्चर होगा कि इसकी टाइप्स क्या होती हैं, इसका मकसद क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, और ये इंग्लिश एसए के अलावा बाकी सब सब्जेक्ट्स में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, और आपने एसए में कैसे यूज़ करना है इसको, बाकी क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करना है, इसके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल्ड फ्री रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑन एविडेंसेस। ठीक हो गया। ओके, हम लोग आगे चलते हैं। एक और मेन थिंग ये है कि आपके आर्गुमेंट्स जो होते हैं, अभी तक आपको आर्गुमेंट्स समझ आगे होंगे कि आर्गुमेंट्स होते क्या हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपने उसको फ्रेजेस की फॉर्म में लिखना है या कंप्लीट सेंटेंस की फॉर्म में। कंप्लीट सेंटेंस की फॉर्म में होता है जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर मौजूद हो, उसको सेंटेंस कहते हैं। और अगर ये स्ट्रक्चर मौजूद ना हो तो उसको फ्रेजेस कहते हैं। ठीक हो गया। आप आपने एक चीज़ याद रखनी है। अच्छा, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रेजेस क्या होती हैं और फ्रेजेस में लिखना क्या होता है और सेंटेंसेस में लिखना क्या होता है। हम चलते हैं सैम्पल 1 की तरफ। सैम्पल 1 हेडिंग 3। अच्छा, ये देखें, ये हम लोग बात कर रहे थे वेज एआई कैन बी द सेवियर ऑफ ह्यूमन रेस। ये हमारी मेन हेडिंग थी और ये हमारा आर्गुमेंट आ गया था। अब ये देखें, एआई इज़ मेकिंग हेल्थ केयर सिस्टम मोर एफिशिएंट। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कंप्लीट सेंटेंस का फॉर्म जनरेट हो रहा है।
ठीक हो गया। ये देखें इसमें आपको हर चीज़ मिल रही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। तो इसमें क्या आएगा, ये सेंटेंस के फॉर्म में, ठीक हो गया। और आगे आ जाएं ये सेकंड पॉइंट की तरफ। इसमें क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं है, ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं है। तो ये क्या है, ये फ्रेजेस की फॉर्म में है, ठीक है। इसी तरह हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक पॉइंट लिख लें, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। मज़ीद फ्रेजेस को क्लियर करने के लिए, सेंटेंस आपको क्लियर हो गया है, फ्रेजेस को मज़ीद क्लियर करने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखते हो कि क्लाइमेट चेंज और रियलिटी, ठीक है, ये आपकी मेन हेडिंग आ गई। आप इसका आर्गूमेंट लिखते हो राइजिंग ट्रेंड ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये फ्रेज आ गया। अब इसमें देखें, इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं है, ठीक है, और इसमें वर्ब भी नहीं है, वर्ब की जगह यहाँ पे जेरेंड यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये फ्रेज़ की फॉर्म है, ठीक है। तो आप फ्रेज़ की फॉर्म में भी लिख सकते हो और आप सेंटेंसेस की फॉर्म में भी लिख सकते हो, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डैट के यू हैव टू रिमेन कंसिस्टेंट। आपने क्या रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट रहने का मतलब ये है कि या तो आपने पूरी आउटलाइन फ्रेजेस की फॉर्म में लिखनी है, या फिर पूरी आउटलाइन आपने सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखनी है। यू हैव टू रिमेन कंसिस्टेंट थ्रू आउट योर आउटलाइन। अगर आपने आउटलाइन सेंटेंसेस की फॉर्म में शुरू की है तो सारे के सारे पॉइंट्स आपके sentences की फॉर्म में आने चाहिए। एंड इफ़ यू हैव स्टार्टेड आउटलाइन इन द फॉर्म ऑफ फ्रेजेस देन ऑल योर आर्गुमेंट्स मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रेजेस, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है कि आपका जो ट्रेंड है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक हो गया क्लास, यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आ गई कि आपने क्या करना है कि ट्रेंड जो है वो एक तरह का रखना है। अगर फ्रेजेस में लिखना है तो पूरी आउटलाइन फ्रेजेस में, अगर सेंटेंसेस में लिखना है तो पूरी आउटलाइन सेंटेंसेस में। ओके, आगे चलते हैं। आर्गुमेंट जब भी आपने लिखना है, ठीक है, आपने आउटलाइन के अंदर कोशिश करनी है कि हर हर आर्गुमेंट के नीचे आप एविडेंस लाजमी दें, ठीक है। हर आउटलाइन के आर्गुमेंट के अंदर एविडेंस लाजमी दें, ठीक है। कुछ मेंटोर्स ये भी कहते हैं कि अगर आप एविडेंसेस के बगैर आउटलाइन लिख रहे हैं तो वो भी ठीक है, ठीक है, आई एग्री कि वो चल सकती है। अगर आप अपनी आउटलाइन के अंदर किसी भी आर्गुमेंट के अंदर एविडेंस नहीं दे रहे तो वो वर्क कर सकती है, बट अगर आपके पास एविडेंसेस हैं तो आप उनको आउटलाइन में लाजमी लिखो, ठीक है। आप अपने एविडेंसेस को आउटलाइन के अंदर लाजमी लिखो और हर आर्गुमेंट के नीचे एक एविडेंस लाजमी दो। क्लियर? उसके मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। एक तो उसकी ये रीज़न है कि एग्ज़ामिनर को आपकी आउटलाइन से ही आइडिया हो जाएगा कि कैंडिडेट के पास हर आर्गुमेंट का एविडेंस मौजूद है, ठीक है। ये हवाई बातें नहीं कर रहा, इसके पास हर आर्गुमेंट का एक एविडेंस मौजूद है जो उसके आर्गुमेंट को जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। एक तो उसको ये पता चल गया। एंड द सेकंड थिंग इज़ डैट के आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया होगा कि आपके बहुत सारे आर्गुमेंट्स ऐसे होते हैं कि वो एविडेंस के साथ ही अगर लिखे जाएं तो ही वो अपना क्लियर मैसेज देते हैं, ठीक है। या आपका आर्गुमेंट समटाइम्स आपसे इतना क्लियर नहीं लिखा जाता, ठीक है।
आपका आर्गुमेंट आपसे इतना क्लियर नहीं लिखा जाता, बट आपका एविडेंस उसको क्लियर बना देता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका आर्गुमेंट भी क्लियर समझ आना शुरू हो जाता है। डेट इज़ वाई आउटलाइन में एविडेंस लिखना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। ठीक हो गया, ये दोनों रीजंस आपको समझ आ गई हैं, और यही दो मेजर रीजंस हैं कि आपको आउटलाइन के अंदर एविडेंस लाजमी लिखने चाहिए। अच्छा क्लास, हम लोग इसको यहाँ पे एंड करते हैं इस आउटलाइन के लेक्चर को, और आपका आउटलाइन का जो अभी लेक्चर है वो कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। ये जो अभी आपने सुना है, देखा है, दैट इज़ पार्ट 1 ऑफ आउटलाइन, ठीक है। अगला जो पार्ट होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसका मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। उसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि लॉजिकल कोहेरेंस, अच्छा हाँ, एक तो ये देखेंगे कि अगर इशू स्टैब्लिश हो जाए तो सॉल्यूशन कैसे दिए जाते हैं और क्यों देना ज़रूरी है। सेकंड थिंग हम लोग ये देखेंगे कि लॉजिकल कोहेरेंस क्या होती है, ठीक है। ये हम पार्ट 2 में देखेंगे सारी चीज़ें। लॉजिकल कोहेरेंस क्या होती है, कैसे मेंटेन की जाती है, क्या क्या इसके टेक्निक्स होती हैं, और हम ये भी देखेंगे कि एक लॉजिकली इनकोहेरेंट आउटलाइन कैसी होती है, उसको कैसे ठीक किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरीके से पॉइंट को हिट किया जाता है, और हम गलत एग्जांपल्स भी देखेंगे कि कैसे कैंडिडेट्स एग्जैक्ट पॉइंट को हिट नहीं करते, और वो चीज़ वो जो पॉइंट है वो एग्जैक्टली समझ नहीं आता एग्जामिनर को, ठीक है। और हम देखेंगे कि कैसे कैसे जो एस्पायरेंट्स हैं वो अपने आर्गुमेंट को कंप्लीट सेंस नहीं देते, और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे आपने कंप्लीट सेंस देनी है, ठीक है। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि आपने जनरलाइजेशन किस तरीके से अवॉइड करनी है, और कैसे आपने अपने आर्गुमेंट को स्पेसिफिक बनाना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि वन वर्ड हेडिंग्स आर्गुमेंट्स अवॉइड करने हैं, जार्गन्स अवॉइड करने हैं, ठीक है। एंड दिस सेकंड पार्ट ऑफ आउटलाइन विल बी द मोर क्रूशियल, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। और इसमें जो भी जितनी भी चीज़ें होंगी अ, वो आपको बेसिक गाइडेंस उनकी दी जाएगी, एंड जैसे कि आपको इवैल्यूएशन से आइडिया है कि इवैल्यूएशन में वो सारी चीज़ें आपकी डेली बेसिस की असाइनमेंट्स के थ्रू ठीक कर दी जाएंगी, ठीक है। आप रिटन प्रैक्टिस करोगे, उन असाइनमेंट्स को चेक किया जाएगा, और वो सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, ये जो सारी गाइडेंस है, ये आपको पार्ट 2 में मिल जाएगी, ठीक हो गया। इस सेशन को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। दैट वाज द पार्ट 1 ऑफ आउटलाइन, ठीक है। पार्ट 2 ऑफ आउटलाइन आपको सेपरेट मिलेगा, ठीक है क्लास। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी आपने पूछना हो रिगार्डिंग इस सेशन के बारे में, इस सेशन के बारे में मैं आपको वंस अगेन गाइड कर देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इस सेशन में ये एसे और प्रेसी का एक कंबाइंड सेशन है, जिसमें आपको एक तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे कंप्लीट, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, डेली बेसिस पे इवैल्यूएशन, ठीक है। और इवैल्यूएशन विल बी द कॉम्प्रहेंसिव, डिटेल्ड, ऑनेस्ट एंड वर्ड बाय वर्ड होगी, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको ये इस तरह की इवैल्यूएशन के बाद किसी और मेंटोर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इस तरह की इवैल्यूएशन आपकी कोई करेगा ही नहीं, ठीक है। बिकॉज हम
बड़े लिमिटेड से कैंडिडेट्स इनरोल करते हैं और उनको डिटेल्ड इवैल्यूएशन प्रोवाइड करते हैं ऑन डेली बेसिस। ठीक हो गया? तो दिस विल बी द गेम चेंजर। और वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि इसमें इस डेली बेसिस की वैल्यूएशन में मैं 100% अपनी इनपुट देता हूँ कि आपको वर्ड बाय वर्ड इवैल्यूएशन मिले, डेली बेसिस पे मिले। एंड ऑन योर पार्ट इट इज़ आल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो आपको असाइनमेंट्स दिए जाएँ वो अपने डेली बेसिस पे इवैल्यूएट करवानी है। ठीक है? एंड विद इन 2 months यू विल बी एक्सपर्ट इन एस एंड प्रेसी। ठीक है? उसके बाद फिर आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हो और उसके बाद भी आप मुझसे वैल्यूएशन करवा सकते हो। ठीक है? और अगर आपको कोई भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है? हम इस पार्ट 1 को यहाँ पर एंड करते हैं। ठीक है? अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस सेशन, रिगार्डिंग दिस लेक्चर, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।